Are you ready to create some expressive sketches? Have you ever wondered by watching some master's work like, wow, what a beautiful expressions these are. Wow, artist ने क्या expression catch किया है. Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. Have you ever wondered by watching some master's work like, wow, what a beautiful expressions these are. Wow, so beautiful these works are. Have you ever feel that aura of emotions, that vibration that reminds you some beautiful memories of yourself? Have you ever feel that? These are beautiful expressions that artist puts in their work. Now the question is how we can put those expressions in our work. These comes after a lot of hard work, a lot of practice, a lot of study on principles, study on fundamentals that creates that magic. We have to do a lot of sketching. Sketching is a very essential part of any artist's life. Sketching एक नींव है जो एक आर्टिस्ट अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले रखता है, एक नींव रखता है वो अपने वर्क में. तो अपने स्केचिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने वर्क में एक्सप्रेशंस कैच करना चाहते हैं. तो जब हम ग्राउंड लेवल से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो करते हैं तो फिर अपने आप ही एक एक्सप्रेशन कैच होता है, जेस्चर कैच होता है. ठीक है, तो उसके लिए अलग से कोई लेसन ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ एक्सप्रेशन कैच करने का एक डिफरेंट लेसन होता है, हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है. इन्हीं सारी चीज़ों से जब हमारी लाइन की क्वालिटी स्ट्रांग होती है, प्रोपोर्शन सही हो जाता है, वैल्यू सही हो जाती है. जब वैल्यू सही होती है तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है, डेप्थ आ जाता है. उसके बाद जब ये सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो उसमें एक जेस्चर क्रिएट हो पाता है. तो जब जेस्चर आता है तो उसके बाद हमारे वर्क में एक्सप्रेशन कैच होने लगते हैं. तो दीज आर द फंडामेंटल्स. तो एक्सप्रेशन कैच करने के लिए ऐसा कोई अलग से कोई लेसन नहीं है. हमें अपने फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करना है. हमें अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ही फॉलो करना है. तो मैंने कुछ लेसन्स शेयर किए हैं आज के वर्क को स्टार्ट करने से पहले. आई विल सजेस्ट कि वो लेसन्स आप देख लें. पहला वाला है जो लाइन की क्वालिटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो, फिर प्रोपोर्शंस के ऊपर बनाया था, फिर उसके बाद टू वैल्यू स्टडी की जो वीडियो मैंने बनाई. ये 3 वीडियो जो मैंने बनाई है उसको आप देख लें. उसके बाद अगर आप उनको देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने वर्क को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ वर्क्स दिखाना चाहूँगी. ये जो आज का डेमो है इसमें मैं ये वर्ड्स और ये वर्क करने वाली हूँ. उसके पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस करी थी. ये देखिए आप, जैसे डॉग की है, इन सारे एनिमल्स फिगर के ऊपर मैंने बहुत वर्क किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक्स जो लगाए हैं मैंने, ये कितने मतलब हमें अपने लाइंस के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर स्टडी भी मैंने करी. यहाँ पे प्रोपोर्शन जजमेंट का वर्क था मेरा. ये जैसे फिगर्स के ऊपर प्रोपोर्शन जजमेंट, और फिर ये वाला वर्क तो स्टिल लाइफ के ऊपर है, कुछ स्टिल लाइफ के टू वैल्यू स्टडी करी है. तो मतलब आपको मेज़र अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान में रखनी होती है. सबसे पहला है हमें अपने लाइंस के ऊपर वर्क करना है. कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सारी लाइंस में बहुत ही अच्छी एनर्जी एक होनी चाहिए. रिदम, अगर आप कर्व लाइन डाल रहे हैं तो एक रिदम होना चाहिए. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है. प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप वैल्यू स्टडी कर सकते हैं. तो ये जो वर्क है मेरा एलिफेंट वाला, इसको तो मैंने थोड़ा टाइम लगा के किया था. जैसे इसमें एक वर्क है मेरा हाफ एन आवर का, मतलब हाफ एन आवर तो लग जाते हैं इस टाइप से. अगर आप डीप थोड़ा सा स्टडी करो, लाइट के छोटे छोटे वेरिएशंस को देख के हम जब स्टडी करते हैं तो टाइम लगता है. इस तरीके से आप जैसे स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शन मेजरमेंट के लिए आप वर्क कर सकते हो, है ना. तो इस तरीके से और भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझे बताना अगर आपको और भी ज़्यादा इस तरीके से स्केचिंग की प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो ये मैं करूंगी. अब ये जैसे है रैबिट है, डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर कुछ प्रोपोर्शन के लिए हमें स्टडी कर ली, उसके बाद कुछ वैल्यू स्टडी कर ली. ये रैबिट थोड़ा गड़बड़ बन गया था. तो इसी तरीके से हमें
कुछ अच्छा बन जाता है, कुछ ख़राब बनता है। तो ये जो भी कर रहे हैं हम प्रैक्टिस अपने लिए कर रहे हैं, है ना। अब ये जैसे बर्ड बनाए थे तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगा था मुझे, वन बर्ड में जैसे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो लग ही गया था। तो जैसे आप टू वैल्यू स्टडी करते हैं तो वो तो फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। लेकिन जब उसी में थोड़ा डीप लेवल पे हमें स्टडी करनी होती है तो ये सारे रैपिड ही, मतलब ये जो भी ये स्केचिंग है ये मेरी रैपिड ही है। लेकिन फिर भी जब हम जैसे जैसे अपना मतलब वैल्यू में ट्रांजिशन बढ़ाते जाते हैं तो उस तरीके से हमारा टाइम बढ़ता जाता है ना। तो इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले उसके प्रोपोर्शन को देखना होता है और उसकी मार्किंग कर लेनी होती है, ठीक है। चाहे आप कोई भी वर्क बना रहे हों, मतलब इनिशियल लेवल पे जब हम स्टडी कर रहे होते, मतलब रैपिड तो नहीं बोलूँगी अभी करने के लिए, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं चीज़ों को किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से उनकी स्टडी करनी है। तो आप अपना पूरा टाइम लगाएं इसमें, और टाइम लगाकर एक एक चीज़ों की डीप स्टडी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से प्रोपोर्शन को सबसे पहले जज करना है कि मेज़र हमें ब्लॉकिंग कर लेनी है कि फेस कितने में आएगा। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट की एंगल को देखना है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो भी है उसका एंगल क्या है। वो अगर कोई स्टिल लाइफ का एक सब्जेक्ट है, जैसे कोई वेस है तो उसके एंगल को देखना है। कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है जैसे बर्ड है तो उसके एंगल को देखना है, उसका एंगल देखना है, उसका बॉडी पोस्चर देखना है, ठीक है। जब एंगल आपने देख लिया फिर उसके बाद आपको देखना है कि उसका जो मेज़र पोर्शन है, जैसे फेस का जो मेज़र पोर्शन है वो पूरे बॉडी के कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो उसका नीचे का बॉडी का जो पोर्शन है वो कहाँ तक कंप्लीट होगा। फिर टेल का जो पोर्शन है वो कहाँ तक कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से देख रहे हो आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर लेना है। अगर प्रोपोर्शन मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसके पहले प्रोपोर्शन मेजरमेंट के लिए पूरा डीप में बहुत अच्छे से बताया है, आप वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन मेजरमेंट हो जाने के बाद जब हमने स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ों की ब्लॉकिंग कर ली, उसके बाद हमें टू वैल्यू की स्टडी करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने जिस तरीके का रेफरेंस चूज़ किया है, आप स्टार्टिंग में इनिशियली कोशिश करें कि जिस रेफरेंस में लाइटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा एंगल में लाइट आ रहा है, जिस तरीके से इस रेफरेंस में आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें ऐसे रेफरेंस को लेने से क्या होता है ना कि लाइट की डायरेक्शन को हम ना ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे साइड से, लेफ़्ट साइड से लाइट आ रहा है बर्ड के, तो कितना क्लियरली विजिबल है कि लेफ़्ट साइड का पोर्शन लाइट है और राइट साइड का पोर्शन जो है वो डार्क शैडो में आएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको रेफरेंस चूज करना है स्टार्टिंग में, जिसमें लाइट के डायरेक्शन को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद टू वैल्यू स्टडी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल डायरेक्टली एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को नहीं उठाते, पहले हम इजी सब्जेक्ट को लेते हैं, उसमें अपने सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो भी फंडामेंटल हैं उनकी स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी हमने उसमें स्टडी की है उसको हम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो वाली स्टडी आप स्टिल लाइफ की मैंने बताई थी, तो वो आपने कर ली है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और अगर नहीं की है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लें, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो इसमें आपको मेज़र जो बर्ड के जो कलर में जो चेंजेस हो रहे हैं, कलर का भी एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है। अब जैसे येलो ही उठा लो, तो आप देख रहे हो येलो में ही वैल्यू में ट्रांजिशन हो रही है। एक जिधर से लाइट आ रही है जिस साइड से, उस साइड से थोड़ा लाइट येलो है, और जिस साइड से शैडो है उस साइड से थोड़ा डार्क येलो है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कलर में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जब आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने वर्क को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके करें, ठीक है।
क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि कलर के जो कलर में जो वैल्यू में चेंजेस हो रही है हम उसको उस पे हमारा ध्यान चला जाता है, और लाइट की वजह से जो वैल्यू में चेंजेस होती है उसको सही से हम नहीं दिखा पाते हैं, तो जिस वजह से ना वॉल्यूम नहीं आ पाता है हमारे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको पहले ब्लैक एंड वाइट में करके आप स्टडी करें, और फिर उसके बाद आप जब स्टडी हो जाए, क्योंकि आपको अपने कलर को अभी नहीं देखना है, आपको लाइट को देखना है कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कहीं पे डार्क आ रहा है तो उसके लाइट ना पड़ने की वजह से, शैडो की वजह से वो डार्कनेस आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने अभी टू वैल्यू में इस पूरे वर्ड को कन्वर्ट कर दिया। जो लेफ़्ट साइड से जो लाइट आ रही है उस पोर्शन को मैंने छोड़ दिया वहाँ पे लाइट ही, और इस साइड के पोर्शन को, जो राइट साइड का पोर्शन है, उसको मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारा टू वैल्यू यहाँ तक हो गया, आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा आप मतलब चाहते हैं कि रैपिड मैं करूँ, तो यहाँ तक भी आप छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा और डीप लेवल पे स्टडी करना, तो आप उसको थोड़ा सा और आप वैल्यू में ट्रांजिशन को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा मैं इसको वैल्यू के ट्रांजिशन को बढ़ा रही हूँ। किस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कर्व लाइन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, जैसे थोड़े बहुत, जैसे टर्मिनेटर लाइन है उसको ड्रॉ करना है, इंटरनल कुछ कहीं पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं कर रही हूँ। जहाँ पे कर्व लाइन की ज़रूरत लगी मुझे तो मैंने यूज़ किया, लेकिन कर्व लाइन की ज़रूरत मतलब पूरे वर्क को अभी भी मैं स्ट्रेट लाइन में ही कर रही हूँ। जो भी मैं लाइन डाल रही हूँ वो एनर्जेटिक स्ट्रेट लाइन डाल रही हूँ। ठीक है, कर्व लाइन ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने। कर्व लाइन की ज़रूरत तब हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है जब हम अपने वर्क में एक मोशन दिखाते हैं, जहाँ पे हम जेस्चर स्टडी करते हैं। जैसे जेस्चर क्या होता है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एनिमल है वो जैसे हॉर्स है वो दौड़ रहा है, ये बर्ड है, अगर ये बर्ड फ्लाई कर रही होती तो उसके मोशन को हम कर्व लाइन में, रिदमिक लाइन में हम दिखा सकते। तो जेस्चर स्टडी करने के लिए हमें एक रिदमिक एनर्जेटिक लाइन, एक्शन लाइन जिसको हम बोलते हैं, उस लाइन के थ्रू हमें स्टडी करनी होती है। तो वहाँ पे हमें कर्व लाइन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे हमें अपनी, जैसे कोई ह्यूमन फिगर हम बना रहे हैं तो उसके एक्शन को हमें दिखाना, उसके एक्शन को फील करना होता है। जैसे कोई फिगर डांस कर रहा है, रन कर रहा है, या फिर कोई वर्क कर रहा हो, तो उसके हाव भाव को, उसके जो एक्शन है उसको फील कराने के लिए हमें वो एनर्जेटिक रिदमिक लाइन, जो एक्शन लाइन होती है, उसको हम कर्व लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो भी रेफरेंस लिया है उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक सिटिंग ऑन समथिंग और दे आर जस्ट वॉचिंग समथिंग। जैसे ये वाला है कुछ ऊपर की तरफ देख रहा है, इसमें उतना ज़्यादा एक्शन में नहीं है, एक स्टिल जैसा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन में, अच्छी तरीके से हम स्ट्रेट लाइन में इसको बना सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ों को अगर हम एक ही साथ बनाने लगेंगे, इनिशियली जब हम प्रोपोर्शन भी मेज़रमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, लाइट एंड डार्क शेड्स को समझ रहे हैं, फिर उसी में एक्शन भी कर दें, जेस्चर भी इन्वॉल्व कर दें, तो फिर सारी चीज़ों को एक साथ समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें स्टेप्स में करने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। अब जब ये हो जाएगा, हमें पहले तो हमने किया स्टिल लाइफ के ऊपर, ठीक है, अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हमने लिया जो मूविंग है। ठीक है, उसमें एक बॉडी का पोस्चर होता है, उसमें एक मतलब वो एक लिविंग एनिमल है, वो मूव कर सकता है, इट इज़ लाइक मूविंग एनिमल। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम, उसके बाद हमने ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया कि वो बैठा है, उसका पोस्चर कैसा है, उसका अगर कोई एक्शन है तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जब हम ये कर लेंगे, जब ये वाली स्टडी कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे एनिमल, कोई मूविंग एनिमल है, जैसे रनिंग हॉर्स है, जो मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट। अब जैसे ट्री है, तो
ट्री स्टिल भी आप कह सकते हैं और मूविंग भी कह सकते हैं। जैसे अगर स्टिल अगर हमें दिखाना है तो एक स्टिल ट्री को भी हम दिखा सकते हैं, और उसी में मतलब एयर की वजह से अगर वो मूव कर रहा है थोड़ा सा, उसमें एक एक्शन दिखाना हो तो वो एक हो जाता है जेस्चर। तो ट्री में भी हम जेस्चर दिखा सकते हैं, उसमें भी एक एक्शन दिखा सकते हैं। उसमें एयर को, जैसे एयर हमारे फेस पे होता है आता है तो वो फील होता है हमें, तो उसको देखकर फील होना चाहिए कि हाँ एयर की वजह से वो मूव हो रहा है। तो वो फील दिखाने के लिए हम जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा जेस्चर स्टडी। तो धीरे धीरे हम अपने वर्क को, हमें हमारे लेवल को बढ़ाते जाना है और स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं अब कास्ट शैडो बना रही हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे ये स्टैंडिंग पोजीशन में है एक जगह सनलाइट में, तो उसका कास्ट शैडो अगर हम दिखाएंगे तो थोड़ा फील आएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, वेट इसका फील होगा। आपने देखा होगा जैसे ह्यूमन फिगर की जब हम स्केचिंग करते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई फिगर अगर हमारा सन में खड़ा है, सन के लाइट के सामने खड़ा है, तो ऐसे सिंपल फिगर बनाओ और जब आप उसके शैडो को, जो कास्ट शैडो बनता है उसके शैडो के साथ बनाओ तो उसमें ज़्यादा फील आ रहा होता है कि वो एक जो भी फिगर है वो 3D है, ठीक है, वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में है या फिर रनिंग पोजीशन में है, मतलब जो भी है, लेकिन उसका एक 3D होने का, वो एक सरफेस भी 3D होने का एक फील देता है। तो इस तरीके से आपको करना है। कास्ट शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जब हम रैपिड स्टडी करते हैं तो उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी हमें करना होता है। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के वर्क को बना रहे हैं। जैसे अगर हमें रैपिड करना है, रैपिड स्केचिंग करनी है, तो जल्दी जल्दी ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे फिगर को बनाएं, या फिर अगर हम एक डक बना रहे हैं तो उस पूरे डक को ही बनाएं। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन आवर वर्क, ठीक है। अगर आप पूरा फिगर बना रहे हैं तो उसमें अगर कास्ट शैडो ऐड करोगे तो अच्छा लगेगा, उसमें एक फील आएगा। और अगर जल्दी जल्दी करना है, रैपिड करना है, तो आप उसके हाफ बॉडी को बनाएं इस तरीके से। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर वर्क, ठीक है। तो स्केचिंग करने के का सबसे मेन मेजर गोल होता है हमारा स्टडी, ठीक है। स्केचिंग कोई फाइनल आर्ट वर्क नहीं होता कि जैसे उसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के लेयर वाइज लेयर कंप्लीट करना है, नहीं, स्केचिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्केचिंग इज़ जस्ट लाइक ए स्टडी। मतलब हमें स्टडी करनी है, हमें अपने फंडामेंटल्स के ऊपर, जब हम फंडामेंटली वीक होते हैं तो हमें स्केचिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हम अपने लाइट्स एंड शेड्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो लाइंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरीके से चलाना है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा रेफरेंस लिया है बर्ड का। तो इसी तरीके से जैसे पहले बताया मैंने, बिल्कुल पहले प्रोपोर्शन को जज करते हुए करना है, प्रोपोर्शन देख लेना है, उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट के डायरेक्शन को देखना है। यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन देखा मैंने अभी लेफ़्ट की साइड से, लेफ़्ट तो नहीं है, बिल्कुल सामने से आ रहा है, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ शिफ्टेड है।
तो अब इसी तरीके से आप रेफरेंस लेना जिसमें थोड़ा सा लाइट क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो मैंने 2 वैल्यू स्टडी करी, 2 वैल्यू में इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। लाइट के डायरेक्शन को देखा मैंने, और जो 2 पोर्शन है, एक लाइट होगा और एक डार्क होगा। ठीक है, तो मेज़र जहाँ पे लाइट डायरेक्टली आ रही है वो हो जाएगा हमारा लाइट पार्ट, और जो पोर्शन हमारा थोड़ा अंदर की तरफ है वो पोर्शन जैसे टेल का पार्ट है या फिर लेग के पास से नीचे का पार्ट है बॉडी का, वो हो जाएगा हमारा पार्ट शैडो में, क्योंकि वो थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेज़र स्ट्रेट लाइन में ही पूरी रेंडरिंग, इसको हम बोलते हैं कि रेंडरिंग आपको करनी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आपको अपने स्ट्रोक्स को लगाना है। ठीक है, तो स्केचिंग करने का यही प्रोसेस होता है, हमें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे शेडिंग नहीं करनी होती है, हमें क्रॉस हैचिंग में मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, बस हमें लाइट और शेड के ऊपर ध्यान देना है, लाइट और डार्क को फिल कर लेना है एक तरीके से रेंडरिंग करते हुए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना। थोड़ी थोड़ी कर्व लाइन भी ऐड कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा मैं उसमें भी, जैसे ये बर्ड तो है सिटिंग पोजीशन में, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक एनर्जी फील करने के लिए, एक रिदम ऐड करने के लिए आप सिंपल एक सिटिंग ऑब्जेक्ट में भी आप हल्का रिदम, एक जेस्चर ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, बहुत ही हमारे जो वर्क हैं वो थोड़े एक्सप्रेसिव बनते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने वर्क को में थोड़ा एनर्जी लाने के लिए, थोड़ा रिदम लाने के लिए आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसमें भी अपने स्ट्रोक्स के थ्रू एक रिदम दिखा सकते हैं, एक एनर्जी फील करा सकते हैं, है ना। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे आप कर्व लाइन देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लाइन डाल रही हूँ या फिर स्ट्रेट लाइन भी डाल रही हूँ, तो उसको भी थोड़ा एनर्जेटिक, बिल्कुल स्ट्रेट लंबी लंबी लाइंस में खींच रही हूँ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन में एकदम रिदम के साथ, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी वर्क में एक एनर्जी फील होती है, देख कर ही एक फोर्स फील हो रहा होता है ना। तो इसी को हम कहते हैं जेस्चर। मतलब आप एक सिटिंग ऑब्जेक्ट को भी हम किस तरीके से उसमें एक जेस्चर फील करा सकते हैं, उसमें एक एनर्जी, एक मोशन फील करा सकते हैं। और जब हम जेस्चर फील कराते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस वो सामने आते हैं। ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, बर्ड है जो एक लिविंग है, स्टिल नहीं है, वो मूव कर सकता है, वो कुछ सोच सकता है, वो कुछ एक्शन कर सकता है। तो जब इन सारी चीज़ों को जब हम दिखाते हैं अपने वर्क में, तो हमारे वर्क में एक्सप्रेशन कैच हो पाता है, और उसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपने वर्क को एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बिग का पोर्शन है, इसमें भी ये कैसे शेड्स, अलग अलग शेड्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मिडल टोन है, हाईलाइट है, कोर शैडो है। तो ये छोटे से पोर्शन में भी किस तरीके से हमारे जो लाइट्स हैं उनके शेड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हमें स्टडी करनी होती है। जब हम अब धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा रहे होते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों की, इन सारे प्रिंसिपल्स की हमें डीप लेवल पे स्टडी करनी होती है। तो जब हम डीप लेवल पे स्टडी करते हैं, जो बहुत ही बारीकियों से छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाते हैं, तभी हम अपने वर्क में एक्सप्रेशन कैच कर पाते हैं, जेस्चर कैच कर पाते हैं, जो हमारे वर्क का फाइनल गोल होता है, जेस्चर कैच करना, एक्सप्रेशन कैच करना। तभी जाकर हमारा वर्क एक्सप्रेसिव बन पाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके से मैं और भी ज़्यादा, अगर आपको और भी ज़्यादा ऐसे स्केचिंग के लेसन चाहिए होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मैं आगे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर काम करूँगी, जैसे ह्यूमन फिगर हो गए, इनके ऊपर भी काम करूँगी, जो हमें जेस्चर के ऊपर और भी ज़्यादा डीप लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताना, और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए और स्केचिंग करने के लिए इंस्पायर हो पाए, बिकॉज स्केचिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी आर्टिस्ट लाइफ। मतलब स्केचिंग इज़ मस्ट अगर हमें अपने वर्क को इम्प्रूव करना है तो। है तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरीके से स्केचिंग की डेली प्रैक्टिस करना। और आप मुझे बताना कि अगर आपको इसी तरीके से और भी स्केचिंग के लेसन्स और भी चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताना मुझे, फिर मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी इस स्केचिंग के लेसन के ऊपर। और फिर इसके बाद मैं ह्यूमन फिगर के ऊपर भी आऊँगी, तो फिर आप मेरे साथ बने रहना। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।